आपके साथ। वो यूं तो सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने 10 मुद्दे चिन्हित किए थे जिस पर सरन साहब से बात करना था। पहले मुद्दे पर तो वो विस्तार से आप लोगों को बता ही चुके हैं कि किस तरीके से सरकार से सकारात्मक संवाद स्थापित करना चाहिए राष्ट्र हित की बातों को मनवाने के लिए। आज का मुद्दा हम ये चाहेंगे कि ये मैथिली शरण गुप्ता साहब पूर्व डीजीपी जनता को ये बताएं कि क्या 75 साल देश को आजाद हुए हो चुके हैं, हम लोग वास्तव में आजाद हैं क्या? जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ गुप्ता जी, अब आप ये हमें आगे बताएं जनता को हमारी कि क्या हम लोग जो है पूरी तरह से आजाद हैं, जिसकी परिकल्पना देश को आजाद कराने वाले बहादुर योद्धाओं ने और शहीदों ने की होगी? आपने बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जो कि कहीं न कहीं नींव को दर्शाता है। यदि हम नींव के पत्थर की बात नहीं करेंगे, फाउंडेशन की बात नहीं करेंगे और इमारत की बात करेंगे तो उसके ऊपर बनाई हुई इमारत हमेशा कमजोर रहेगी और उसकी सही दिशा नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। तो हमें एक चीज समझना पड़ेगी कि हम किन परिस्थितियों में आजाद हुए और आजादी के लिए कौन जिम्मेवार है। आजादी के बाद जो चीजें होना चाहिए थी, क्या वो सही दिशा में हुई अथवा नहीं हुई, राइट? जी जी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हालात थे देश के आजादी के, तो इसको समझने के लिए जरा हम उस समय के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली से जो जस्टिस चक्रवर्ती ने पूछा था जी, उसको यदि अपन सुनेंगे ध्यान से तो हमें समझ में आएगा कि उनके अपने तरह से, मतलब उस समय के प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में भारत को आजाद करने के क्या कारण थे जी, वो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कुछ लोग ये भी समझने की भी कोशिश करते थे कि भाई जो है भारत को पे शासन करना जो है वो इकोनॉमिकल नहीं रह गया था। लेकिन जब जो है आप दूध देती गाय हैं, जब आपसे जितने सारे रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं, तो ये बात बहुत मायने नहीं रखती है कि आप दूध देती गाय रह गए थे कि नहीं रह गए थे। जब आप गाय थे तो दूध आप दे ही रहे थे और दूध ना देने का कोई कारण ही नहीं था। और भारत के जो जवान थे उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से न केवल स्वदेशी लैंड पर बल्कि विदेशी लैंड पर भी जाके लड़ाई की। इस समय लगभग सीन वैसा ही बन रहा था कि जब अर्जुन जो है, जब महाभारत के बारे में पूछा गया तो जो एक व्यक्ति था जिसका गला श्री कृष्ण जी ने काट दिया था, तो उसने कहा कि उससे जब पूछा गया कि कौन लड़ रहा था तो उसने कहा कि दोनों तरफ कृष्ण ही लड़ रहे थे, राइट? मतलब हारने वाले भी कृष्ण थे, जीतने वाले भी कृष्ण थे, मरने वाले भी कृष्ण थे, मारने वाले भी कृष्ण थे, राइट? लगभग यही स्थिति जो है सो जब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उस समय भी थी। इस तरफ भी भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, उस तरफ भी भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, चारों तरफ भारतीय सैनिकों का ही जो है ना वो था। और उस हालातों में जब सुभाष चंद्र बोस जी को ये लगा कि ये सॉफ्ट जो है ना पैडलिंग से काम नहीं होने वाला है, ये अंग्रेज हमें जो है स्वतंत्रता देने वाले नहीं है। जब हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ये कह रहे थे कि वी डू नॉट वांट फ्रीडम एट द रूइंस ऑफ इंग्लिशमैन, राइट? मतलब अंग्रेजों के रूइंस पर हम भारत की आजादी नहीं चाहते हैं, ये स्टेटमेंट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का था। तो उस समय जब जो है सुभाष चंद्र बोस जी को ये लगा कि ये फिलॉसफी काम नहीं करने वाली है, वो बाहर गए, उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। और जैसा आप सभी को विदित है कि 11 देशों ने स्वतंत्र भारत के रूप में भारत को मान्यता प्रदान की थी, यह रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, राइट? जी। तो जब जस्टिस चक्रवर्ती ने एटली से पूछा कि आप ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर हार चुके थे, अंग्रेजों के जो कांग्रेस की हवा निकली हुई थी, कांग्रेस के लोग जो है डरे हुए थे, ये बहुत सारी किताबों में बहुत अच्छे ढंग से गांधी जी ने भी कहा है, नेहरू जी ने भी कहा है कि वो उस समय गिरफ्तार होने से डर रहे थे, राइट? तो जब वो गिरफ्तार होने से डर रहे थे, कोई सकारात्मक उनकी तरफ से 39 के बाद कार्रवाई नहीं हुई,
और जी 42 जो है ना क्विट इंडिया मूवमेंट भी दिखावा जैसा ही था, जो थोड़े जी से बहाना चौरा चौरी कांड का लेके उसे बंद कर दिया गया। तो जी कुल मिला के दिखाने वाली कार्रवाइयां ही ज्यादा थी और कोई जी सॉलिड जो है ना चुनौती अंग्रेजों को नहीं थी। जी तो उन्होंने जब उन्होंने लगा कि बात को तोड़ मरोड़ कैसे ही कही जा रही है, तो उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या इसके लिए नेहरू जी और गांधी जी जिम्मेवार है, क्या उनके कारण से स्वतंत्रता दी गई है? तो उन्होंने कहा नहीं, राइट। जी फिर उन्होंने जी पूछा कि तो फिर कौन जिम्मेवार है? तो उन्होंने उसमें जी नाम लिया सुभाष चंद्र बोस का, उन्होंने जी लिया आजाद हिंद फौज का नाम लिया, और जी उन्होंने नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का नाम लिया, और जनता में जो है देशभक्ति को लेके जो उफान हो रहा था उसको उन्होंने अपनी कारण में बताया। इसका मतलब है कि अंग्रेजों के दिमाग में भारत को छोड़ने के 4 मुख्य कारण थे, राइट। जी कई जगहों पर जो है नेवी और उसके वो हो रहे थे, तो हमें एक किताब पढ़ने का मौका मिला जिसमें कि कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस उस समय जो थे, मैं उनका नाम हमेशा ही थोड़ा सा मुझे लेने में दिक्कत होती है, मिस्टर क्लॉड लेक करके थे, राइट। अमूनचे लेक ऐसा कुछ नाम है उनका, राइट। तो उनके जितने भी उन्होंने पत्र लिखे उसके संकलन हमें, और जो पत्र मिले उनका संकलन की किताब मुझे पढ़ने का मौका मिला। और मैंने ये पाया कि उन्होंने लगातार इस बात पे जो है ना स्ट्रेस किया कि भारतीय सेना में जो है ना देशभक्ति छाई हुई है और वो उफान खा रही है। लिहाजा यदि पहले जैसे आपने सरदार भगत सिंह को छोटे मोटे स्मोक बॉम्ब पे फांसी पे चढ़ा दिया है, ऐसी गलती आप जो है आजाद हिंद फौज के लिए कदापि ना करें। यदि आपने ऐसा किया तो हमको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। और यही बात जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कही। यही कारण है कि अंग्रेजों जो कि छोटे मोटे बात पर ही फांसी पे चढ़ा देते थे किसी को भी, उन्होंने आजाद हिंद फौज से ट्रायल विड्रॉ कर लिया। मतलब ये बहुत बड़ा जो है ना इसका कारण है। और कमांडर इन चीफ मिस्टर क्लॉड लेक ने यहां तक गए वो कि उन्होंने एक एग्जिट प्लान बनाया। जो एग्जिट प्लान इस बात को दर्शाता है कि वो इतने डरे हुए थे कि अति आपातकाल स्थिति में जो भी अंग्रेज हैं उन अंग्रेजों को बचा के वो कैसे ब्रिटेन ले जाएंगे, ये मानसिक स्थिति थी अंग्रेजों की। अब उस समय हमारी मानसिक क्या स्थिति थी? हमारे परम पिता जो है ना राष्ट्रपिता गांधी जी और परम पूजनीय चाचा नेहरू जी, वो उस समय अंग्रेजों की हर बात मान रहे थे। अंग्रेजों ने जो है जब जो है जिन्ना ने जिद की और 2 राज्य राष्ट्र बनाने की स्थिति बनी, तो एक वकील आया वहां से जिसका नाम था रेड क्लिफ। उसने टोपो सीट पे जहां लाइन खींच दी उससे मैं जो ना 2 देश का डिवीजन हो गया, राइट। तो उसके हालात बहुत खराब हालात थे, उसको खींचेंगे तो जो ना वार्तालाप आगे चली जाएगी, इसलिए उसको ज्यादा नहीं खींचते हैं। अपन लौट के आते हैं मूल विषय पे कि क्या हम सही मायने में आजाद हुए। तो हमने जो संविधान बनाया उसमें देश विदेश से कुछ कुछ प्रोविजन लिए, लेकिन उसमें जो मूल वर्किंग क्लॉज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए, राइट। उसमें बहुत ही उसमें एक चीज कहना मैं आवश्यक समझूंगा इस समय कि एक बात समझना चाहिए कि जितना आपकी जिद पे और जिन लोगों ने जितना का साथ दिया उनमें से 80-90% लोग जो है वो उन्हें भारत में रहने दिया गया, राइट। ना केवल उन्हें भारत में रहने दिया गया बल्कि उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया, उन्हें गवर्नर बनाया गया। यहाँ तक कि संविधान समिति जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने कंस्टिट्यूएंट कमेटी जिसने कि हमारा संविधान जो है बनाया है, जिसके कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो है ना चेयरमैन थे, उस समिति में भी इन लोगों को जगह दे दी गई। यही कारण है कि हमारे संविधान में बहुत सारे इनकंसिस्टेंट प्रोविजन जो है ना वहां पे आ गए, क्योंकि इन लोगों ने साजिश करके मूल भावना के विरुद्ध उन प्रावधानों को इंजर्ट कराने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए इसका एक थोड़ा सा नजीर मैं देता हूं जो कि कश्मीर से देना आवश्यक मैं समझता हूं। जब जो है 1948 में पाकिस्तान की फौजों ने छद्म वेश में कश्मीर में अटैक किया,
तो हरि सिंह ने जो है बाकायदा सिग्नेचर करके फॉर्मल एक्सेशन सर्टिफिकेट और एक्सेशन ट्रीटी हमारे साथ की, जो हूबहू वही थी जो कि बाकी के साथ थी, राइट। फिर जो है ऐसी क्या व्यवस्था थी कि नेहरू जी ने विदेश जाते वक्त सरदार पटेल जी को ये जिम्मेवारी सौंपी कि ये हम आपको जिम्मेवारी देते हैं कि आप आर्टिकल 370 को डालिए। आर्टिकल 370 को लेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत विरोध हुआ, यहां तक कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा इस तरीके का प्रावधान संविधान में नहीं होना चाहिए। अब जो है नेहरू जी ने सरदार पटेल की व्यक्तिगत छवि का उपयोग करते हुए उनको कहा कि नहीं आपको ये करना है। और जब सरदार पटेल जी ने बहुत ही जो है ना जोर से इस बात को कहा कि नहीं ये बहुत ही तरह से अस्थायी क्लॉज है, तब ये सब चीज उस आर्टिकल में लिखने के बाद ही उसे स्थान मिल पाया कि अस्थायी क्लॉज से हटा दिया जाएगा, राइट। अब जो है इतना तो चलो अपन को समझ में आता है। इसके बाद जो है आर्टिकल 35A बनाया गया, और ये आर्टिकल 35A बनाया गया मई 1954 में। आपको ये याद दिलाना चाहता हूं मैं कि 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 में वो विधिवत रूप से जो है ना लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं। एम आई राइट? जी जी जी, सही है ना। तो जब संविधान लागू हो गया था तो संविधान के अंदर कोई क्लॉज, कोई आर्टिकल बिना जो है संविधान का प्रावधानों का पालन किए कैसे संभव है। तो दुष्टता देखिए, एक आर्टिकल 35A जिसकी ना कोई चर्चा कैबिनेट में होती है, ना कोई चर्चा जो है पार्लियामेंट में होती, चर्चा ही नहीं होती है, और उसे बैकडोर से जो है संविधान का हिस्सा बना दिया गया। और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने वो उनकी दुष्टता देखिए कि जो 1948 में तो एक्सेशन सर्टिफिकेट साइन हुआ, उन्होंने 35A को 1944 मतलब उसके 4 साल पहले से जो है लागू कर दिया, क्योंकि उस समय जो हिंदू जम्मू एंड कश्मीर में आए थे, जिससे उनको उसकी जो है ना नागरिकता से वंचित रखा जा सके। जी, मतलब ये दुष्टता समझने की बहुत जरूरी हो गई। और बैक डेट से उसको लगा दिया, बैक डेट से 1944 से। जी जी, मतलब बिल्कुल गलत है। हाँ, 1944 के पीछे लगाने की सोच भी एकदम क्लियर थी। जी, सही कह रहे हैं आप। वो सोच ये थी कि जो 1944 से और इस बीच जो है 1954 के बीच, बल्कि 1956 के बीच में, राइट जी, जो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का संविधान तो 56 में बना है जी, तो कायदे से उसे 1956 से लागू होना चाहिए। एकदम सही, एकदम सही। 1944 से 1956 के बीच में जो भी लोग जो है ना कश्मीर पहुंचे, उन्हें कश्मीर की नागरिकता से वंचित रखने के लिए इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की। सही है। और ये जो 2 विधान 2 संविधान, ये भी इसी कंस्पिरेसी के थ्रू लाए गए। जी, ठीक है। अदरवाइज कोई दो विधान नहीं थे वहां पे, राइट जी। तो ये एक ऐसा आर्टिकल जिसने कि देश की व्यवस्था को बदल दिया, उसे बैकडोर से ले आया गया। ये इससे बड़ा जो है ना इस देश के साथ विश्वासघात कैसे हो सकता, क्या हो सकता जी। अब उस विश्वासघात को तो जो है, सुन तो लीजिए, उसको तो खत्म कर दिया अब हमारी सरकार ने। नहीं, देखो जड़ को समझना पड़ेगा। अभी हम अभी थोड़ी बात और कह रहे हैं, ये सिर्फ उसका बैकग्राउंड है। अभी हम सही तत्व अभी हमने देखा जाए तो अपना जवाब शुरू नहीं किया है, तो बैकग्राउंड स्टोरी कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये भी मालूम होगा कि जो वर्किंग कमेटी थी, उसे जो है ना एक प्रेसिडेंट चुनना था, जो कि बाद में जो है देश का प्रधानमंत्री बनना था, राइट जी। उस समिति में 15 सदस्य थे। सरदार पटेल को 12 वोट मिले। 2 वोट जो है ना कृपलानी जी को मिले, और 1 वोट किसी अन्य को मिला था। जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट भी नहीं मिला था, राइट जी। इसके बावजूद भी देखिए कि आदमी की रणनीति और जो है ना सोच क्या होती है, कि किस तरीके से उसने लॉर्ड माउंटबेटन का यूज किया, किस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है ना डराया, किस तरीके से उनको जो है ना कॉर्नर किया, कि एक व्यक्ति जिसे वर्किंग कमेटी में 1 भी वोट ना मिला हो, वो इस देश का जो है प्रधानमंत्री बना, और जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री बना रहा जी। ये कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्रता अच्छे तरीके से क्यों नहीं मिली, ये बहुत जरूरी है।
क्यों? क्योंकि नेहरू जी के दिमाग में अंग्रेजों के प्रति गुलामी उनके खून में बसी हुई थी, उनके रग रग में थी। यही तो कारण। ये बताइए, तो पटेल साहब ने इस चीज का विरोध क्यों नहीं किया जब वो सर्वसम्मति से वोटों से ज्यादा से जीत गए थे? पटेल जी तो लौह पुरुष कहलाते थे, तो उन्होंने जी पटेल जी ने जो है गांधी जी की भावना का पालन किया, तो राइट। एक ऐसे आदमी की भावना का पालन करना अब जिसको तथाकथित तौर पे देखिए, राष्ट्रपति बना दिया, सुन तो लीजिए, राष्ट्रपिता बना दिया गया, और एक आदमी जिसको 15 में से जो है 12 वोट मिल गए, वो शक्तिशाली नेता था, प्रधानमंत्री बनने का स्वाभाविक दावेदार था, तो उसको राष्ट्रहित को ऊपर रखना चाहिए कि महात्मा गांधी की भावनाओं को? इसका जवाब दे दीजिए। ये अब हमें इसके ज्यादा जवाब में नहीं जाना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रपिता के खुद के चरित्र को कहीं ना कहीं उजागर करता है। मैं राष्ट्रपिता के चरित्र से सुन लीजिए, फिर यही गलत होता है। आप मेरे नहीं, मेरे सवाल का जवाब आप देते नहीं है। आप अब ये थोड़ी कि आप प्रवचन करेंगे भाई साहब और हम सुनते रहे। मैं सवाल तो करूंगा पत्रकार। आप बिल्कुल मेरे सवाल का जवाब ये है कि आप जो है महात्मा गांधी की भावनाओं का कदर करना ज्यादा सही है एक राष्ट्रभक्त आदमी के लिए, कि देश की जनता और राष्ट्र के प्रति ज्यादा वफादार होना? इसका जवाब दे दीजिए। मेरे ख्याल से जो हुआ वो पूर्णतया गलत था। अरे मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं तो वहां था नहीं। देखो जस्ट नहीं, आप फैक्ट से बात करें, मैं सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप नहीं जवाब देते हो। मैं कह रहा हूँ सरदार पटेल साहब ने 12 वोट हासिल होने के बाद, वो लौह पुरुष थे, राष्ट्रभक्त थे, देश का भला चाहते थे, सारी रियासतों को मिलाने में उनकी अहम भूमिका थी, तो उन्होंने नेहरू जैसे नकारा आदमी की बात सिर्फ महात्मा गांधी के कह देने से, उनकी भावनाओं का सम्मान कर देने से क्यों मान लिया? उन्होंने राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि का पालन क्यों नहीं किया? इसका जवाब आप दे दीजिए। मेरे दिमाग से ये लगता है कि उन्होंने गलत किया। शायद यदि वो ऐसा नहीं करते तो देश का ज्यादा भला। जी बस अब आगे चलिए आप। ठीक है ना सर, ये ज्यादा भला कर पाते, मेरा ये जोर से मानना है। ठीक है ना। तो आगे चलिए। अब जो संविधान में हमने आर्टिकल 333 से लेके ढेर सारे ऐसे प्रोविजन रखे जो कि कायदे से कॉन्ट्राडिक्शन के द्योतक हैं और उन्हें संविधान में नहीं होना चाहिए था, राइट जी। तो हमारा जो है एक चीज वो आ गई। अच्छा, ये आजादी हमें कैसे मिली ये भी आपको मालूम ही है, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। ये आजादी हमें मिली है, एक 17 जुलाई को एक एक्ट पारित हुआ था, इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जी, जिसके तहत जो है 18 जुलाई 1947 को उसे क्वीन ने जो है अपनी एसेंट दी थी, और उसी के तहत 15 अगस्त 1947 को सो कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। तो आजादी नहीं हुई, एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। और हमने कम से कम पाकिस्तान ने एक बुद्धमानी तो की, उन्होंने अपना गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंग्रेज को नहीं बनाया, कम से कम इतना समझदार तो था। और हमारे जो है नेहरू जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, और कमांडर इन चीफ आर्म फोर्स में अंग्रेज ही बना रहा जी। हर चीज का अनुमोदन जो है लॉर्ड माउंटबेटन के माध्यम से लिया गया जी। और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या क्या कहा, ये आप एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि बिहेव्ड लाइक लॉर्ड एंड लाइक ए गवर्नमेंट, राइट जी। तो देखा जाए तो आपका संविधान तक आने तक तो ये पूर्णतया जो है ना गुलामी ही थी, राइट जी। इवन ट्रांसफर ऑफ पावर भी गुलामी से भरपूर था, ठीक है ना जी। उसमें हमने जो एक्ट और कानून और नियम जी, जिनको इंक्लूडिंग पुलिस का जो एक्ट है 1861, आज भी आपको मालूम होना चाहिए हमारी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती जी। हमारे लोगों ने जो एक्ट नियम कानून ढेर सारे, वो जो अंग्रेजों ने आपके को अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए, आपको चोर घोषित करने के लिए, आपको जलील करने के लिए, आपके व्यवसाय को तोड़ने के लिए बनाए थे, हमने उन सभी नियमों को यथावत रखा जी। और हमने उसमें कहीं भी ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं लाई जी। आज भी आपका ब्यूरोक्रेट, चाहे वो सिपाही से डीजी हो, चाहे पटवारी से चीफ सेक्रेटरी हो, वो लॉर्ड है, उसकी कोई गलती नहीं है। आज आप ये देखिए, एक पटवारी जो है गलत नामांकन वो करता, नापता है जी, परिवारों में झगड़ा होता है, परिवारों में जो है ना मर्डर हो जाते हैं जी।
आप न्याय के लिए भीख मांगते रहते हैं और 20-25 साल लग